सभी लोग का स्वागत है इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जीएस पॉइंटर में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि फ्रंट पे हेडिंग पड़ी है संविधान। आज हम पॉलिटी का स्टार्टिंग टॉपिक संविधान पढ़ेंगे और इस टॉपिक के बाद आज के बाद आपको कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से गलत नहीं होगा। संविधान को हम एक अच्छे लेवल से पढ़ेंगे और सीक्वेंस में पढ़ेंगे ताकि आपका आज तक जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्ज़ाम में इससे कोई भी बाहर नहीं आएगा। बस आपको इतना करना है कि वीडियो को लास्ट तक देखना है और अपने कंसेप्ट को बनाए रखना है और एक कनेक्टिविटी के साथ। इसके बाद आप देखेंगे कोई भी बुक आप पढ़ें, कोई भी क्वेश्चन बनाए, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। ये मेरा आपसे दावा है क्योंकि मैंने इस नोट को बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया है और सभी जितने एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको ध्यान में रखते हुए कि कौन क्वेश्चन करंट से रिलेट किया है और कौन क्वेश्चन मतलब तारीख वाइज डेट वाइज रिलेट किया है, तथ्य और फैक्ट को सबको मैंने इसमें इंक्लूड किया है। तो आपको बहुत ध्यान से देखना है और आप नोट बनाना चाहें तो ऐसे ही नोट आप समझकर बना सकते हैं। बस आपको सुनना पड़ेगा थोड़ा सा क्योंकि कई जगह ऐसे फैक्ट हैं जिसे कनेक्ट करके मैं आपको बताऊंगा क्योंकि सर जितनी चीज़ें होती हैं सबको पेन डाउन करना आसान नहीं होता है, थोड़ा उसको कनेक्ट करना पड़ता है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए संविधान। संविधान होता क्या है ये आपको एक समझ बनानी पड़ेगी। तो यह एक दस्तावेज होता है, जो मैंने लिखा है यहाँ पे कि एक दस्तावेज है। और ये क्या बताता है आपको, ये बताता है कि किस देश में किस प्रकार की सरकार बनाई जाएगी। सरकार के जो 3 अंग होते हैं जैसे कार्यपालिका, न्यायपालिका होती हैं, उसी तरह ये 3 अंग आपके कार्यपालिका, न्यायपालिका और एक विधान परिषद। तो इन तीनों को आपको याद रखना पड़ेगा और उनके मध्य किस प्रकार के संबंध होंगे और इनके मध्य शक्तियों का किस प्रकार से बंटवारा होगा। जैसे आप देखते हैं कि केंद्र लेवल पे लोकसभा जो बनती है आपकी, केंद्र उसमें शासन करता है और राज्य में राज्यसभा होती है। तो इस प्रकार राज्यसभा और लोकसभा में शक्तियों का विभाजन होता है। तो इनके बीच कैसे शक्तियों का बंटवारा होता है ये सब जो मेंशन किया गया है संविधान के अंदर ही मेंशन किया गया है। तो इसी को सब चीज़ों को हमें पढ़ना होता है। अब संविधान निर्माण की प्रक्रिया को यहाँ से टॉपिक चलती है और इससे काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। तो संविधान निर्माण की प्रक्रिया किसके तहत उठाई गई, तो संविधान सभा द्वारा सबसे पहले इस मांग को उठाया गया था। अब संविधान सभा ने इसको मांग उठाया था, तो संविधान सभा में सबसे पहले किसने मांग की थी, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। तो अब देखिए सबसे पहले इसमें तथ्य, मैं क्वेश्चन भी बताऊंगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे और पूछे गए हैं, और तथ्य को भी साथ में लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले देखिए 1922 डेट याद रखना है कि गांधी जी के द्वारा पहली बार संविधान बनाने की मांग रखी गई थी। इसके बाद दूसरे नंबर पे 1934 में एम.एन. रॉय। ये डेट दोनों काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको देखने को मिल जाएंगे। काफ़ी कन्फ्यूजन होता है कि गांधी जी मांग उठाए थे संविधान बनाने के लिए या एम.एन. राय। तो कई लोग यहाँ पे गलती कर जाते हैं, एम.एन. राय को टिक कर देते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ डेट मेंशन है, आप देख भी सकते हैं कि 1922 में गांधी जी, इसके बाद एम.एन. रॉय 1934 में आए थे। फिर इसके बाद देखिए कांग्रेस पार्टी, गांधी जी भी कांग्रेस पार्टी से ही रिलेटेड थे, लेकिन कांग्रेस सामूहिक रूप से मांग की थी संविधान बनाने की 1936 में। ये डेट भी आपको याद रखना है। फिर संविधान की मांग अगस्त प्रस्ताव के तहत उठाया गया, तो डेट याद रखना है 1940 में। जैसे आपको पता है कि 1942 में क्रिप्स मिशन आया था भारत, तो क्रिप्स मिशन के तहत भी संविधान बनाने की मांग उठाई गई थी 1942 में। फिर अगला डेट है एक वेफल योजना। आप इसको कमेंट करके बताएंगे कि वेफल योजना क्या होती है। वेफल योजना 1945 के तहत संविधान बनाने की मांग उठाई थी। इतना तथ्य ये सब कार्यक्रम होने के बाद लास्ट में 1946 का समय जब आता है तो कैबिनेट मिशन के तहत संविधान बनाने की प्रक्रिया की जो मांग उठाई गई थी उसे एक्सेप्ट किया गया। तो ये तथ्य आपको याद रखना है यहाँ पे कि 1946 का डेट, और ये 2 डेट तो भूलना नहीं है आपको क्योंकि काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं इससे। तो 1946 में संविधान की मांग एक्सेप्ट की गई कैबिनेट मिशन के तहत। तो यहाँ से इतने क्वेश्चन आपसे एग्जाम में अब तक पूछे जाते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं।
अब यहाँ से देखिए संविधान की मांग को तो एक्सेप्ट कर लिया गया, तो संविधान बनाने की कैसी प्रक्रिया चलती है। संविधान बनाने के लिए देखिए पूछा जाता है आपसे, एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है, यहाँ तक स्टेट पीसीएस और आईएएस तक के एग्ज़ाम में इसको पूछा गया। स्टेट को आपको ध्यान में रखना है कि संविधान सभा का जो गठन हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, इसी दिन पहली बैठक हुई थी। और बैठक हुई तो किसी बैठक का एक मुखिया होता है, तो अध्यक्ष उसे बोला जाता है। तो सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, वयोवृद्ध नेता थे उस समय के ये, तो इन्हीं को बनाया गया था, सच्चिदानंद सिन्हा जी को। तो संविधान सभा का गठन जो हुआ उसकी पहली बैठक हो गई 9 दिसंबर 1946 को। अब ये अस्थाई सदस्य थे, सच्चिदानंद सिन्हा को बोला जाता है ये अस्थाई थे, इसलिए ठीक 2 दिन बाद, डेट कनेक्ट करके याद रखना है आपको, 11 दिसंबर 1946 को एक परमानेंट यानी अस्थाई अध्यक्ष बनाए जाते हैं। कौन? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये आपको तथ्य याद रखना। एक यहीं से एक डेट और कनेक्ट कर लीजिए कि 9, 2, 11 और 13 दिसंबर 1946 को ही प्रस्तावना ले आए थे जवाहरलाल नेहरू। वो आगे मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में डिटेल में। तो 9 और 11 और 13 डेट को आपको याद रखना है, इसलिए मैं बोला हूँ कि आपको सुनना पड़ेगा, क्योंकि कुछ कनेक्टिविटी बनाने के लिए आपको एक सीक्वेंस में आगे बढ़ना पड़ेगा। और जो डेट पूछी जाती हैं उसको मैं कनेक्ट करते हुए चलूँगा, तो आप भी ऐसे ही ध्यान में रखेंगे कि कौन कौन से डेट किससे कनेक्टेड है, तो इस तरह थोड़ा सा आसानी हो जाएगी आपको याद रखने में। अगर सभी डेट को आप एक बार लिखकर बैठ जाएंगे याद करना, तो बहुत कठिन हो जाएगा उसको याद करने में। अगर ऐसे कनेक्ट करके एक दूसरे चीज़ को लिंक करके आप याद करेंगे तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अस्थाई अध्यक्ष बन गए अब, यहाँ पे अस्थाई राजेंद्र प्रसाद बन गए। तो अब संविधान को बनाने की प्रक्रिया यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। अब जब संविधान बनाने की प्रक्रिया स्टार्ट होती है तो पूछा जाता है कि पहले दिन जब बैठक हुई थी तो टोटल कितने सदस्य शामिल थे उस मीटिंग में। तो 389 याद रखना है, 389 सदस्य शामिल थे जब बैठक हुई थी। अब ये सदस्य जो 389 थे, तो इसमें से कौन कौन से सदस्य, देखिए ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि ये सदस्य कहाँ से आए थे। तो इसमें से 93 सदस्य जो थे देसी रजवाड़े से थे, अब बाकी जो सदस्य थे आपके वो ब्रिटिश प्रांत से आए थे। ये तथ्य आपको याद रखना है यहाँ पे। और जब ये फाइनली जब लास्ट दिन बैठक हुई थी तो ये 389 सदस्य शामिल नहीं थे, 284 ही सदस्य यहाँ पे शामिल थे, क्योंकि उन्हें डर लगा रहता था कि भारत में अगर गणतंत्र हो जाएगा तो उनकी जो राजशाही व्यवस्था है ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि भारत में पहले आपको पता है कि रजवाड़े हुआ करते थे, तो राजशाही व्यवस्था चलती थी। तो आइए इस पॉइंट को देखते हैं हम। यहाँ पे देखिए लिखा है कि संविधान सभा की जब भी बैठक हुई तो 389 सदस्य भाग नहीं लिए। उस समय जो देसी रियासत के छोटे राजा थे वे प्रारंभ में भाग नहीं लेते थे कि लोकतंत्र हो जाने से उनकी राजशाही समाप्त हो जाएगी। तो ये बात आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है। अब यहाँ से एक तथ्य और आपसे पूछा जाता है कि संविधान सभा की पहली बैठक तो हो गई 9 दिसंबर को, लेकिन आखिरी बैठक कब होती है? तो 26 नवंबर 1949 को। ये डेट यहाँ से आपको याद रखनी है। इसी दिन संविधान सभा में ये देखिए 284 सदस्य उपस्थित थे 389 में से, और 26 नवंबर 1949 को। तो आप देखिए कितना आसानी से रिलेट करके डेट आपको याद हो गया होगा। आइए आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि 389 सदस्य थे, उसमें से 93 सदस्य याद रखना है देसी रियासत थे, और 296 जो बाकी बच गए वो ब्रिटिश प्रांत से आए हुए थे। अब देसी रियासत से जो सदस्य आए थे वो उनका चुनाव देखिए सीधे सीधे नामांकन के द्वारा करके भेजे गए थे। जैसे नामांकन के द्वारा आपको मैं समझा दूं, यहाँ पे जो रजवाड़े हुआ करते थे उनके राजा अपने तरफ से सदस्यों को चुनकर भेज देते थे कि ये हमारे प्रांत से ये प्रमुख व्यक्ति गया है। तो ऐसे इनको इलेक्ट करके 93 सदस्य को भेजा गया था। तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया कि राजा ने प्रत्यक्ष रूप से मनोनीत करके कि यह व्यक्ति हमारे रजवाड़े से भाग लेगा, और ब्रिटिश प्रांत के 296 सदस्य जो थे इनडायरेक्ट रूप से चुनकर आए थे। तो ये तथ्य आपको यहाँ से याद रखना है। आगे इसमें देखते हैं और कि अब किस प्रकार ये तय किया गया कि सदस्यों की संख्या 389 होगी। ये देखिए अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा आपको। तो यहाँ से देखिए 389 सदस्य, तो पता होना चाहिए कि एक सदस्य कितनी पॉपुलेशन पे इलेक्ट होकर के आया था। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है आपके कि संविधान सभा का एक सदस्य
कितने लोगों की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता था? तो एक सदस्य जो होता था वो 10 लाख जनसंख्या के ऊपर चुनकर आया था। तो ये तथ्य यहाँ से कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको आपको ध्यान रखना है। ये यहाँ पे मैंने आपको मेंशन कर दिया कि एक जो सदस्य था 389 में से 10 लाख की जनसंख्या पे वो चुनकर आया था। अब देखिए संविधान सभा का गठन हो गया, बैठक हो गई, सदस्य भी चुन लिए गए, लेकिन अब समय कितना लगा पूछता है कई बार एग्जाम में। तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को और अंतिम बैठक कब हुई थी? 26 नवंबर 1949 को। तो टोटल डेट आपको याद रखना है कि कितना डेट हो गया इसमें समय। तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट तथ्य है जिसे आपको याद रखना है। एग्ज़ाम में आप पेपर उठाकर देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि कैसे क्वेश्चन रिलेट करके पूछता है। तो डेट आपको याद रखनी है 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। आगे बढ़ते हैं इसमें। अब देखिए संविधान बनाने में जो खर्चा हुआ था तो ये 64 लाख रुपए टोटल। भाई अगर बैठेगा कोई मीटिंग होगी तो लोग आएंगे जाएंगे काम करेंगे तो उसमें पैसे तो खर्च होंगे ही। तो याद रखना है कि 64 लाख रुपए खर्च हो गए थे। और टोटल उसमें अधिवेशन बैठकें कितनी हुई थी? तो 12। ये सब छोटे छोटे तथ्य हैं जिसे आपको याद रखना है। काफ़ी बार एग्जाम में इनसे प्रश्न पूछे गए हैं आप। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन पूछता है, जैसे संविधान बनकर आपका तैयार हो गया, संविधान तैयार हो गया तो अब समितियां बनेगी, अलग अलग समितियां बनेगी, कौन किसका कैसे कार्य को निर्वहन किया जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है समितियों से। तो देखिए संघ समिति याद रखिएगा, जिसमें संघ लगा होगा उसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू होंगे। इसके बाद राज्य शक्ति समिति वल्लभ भाई पटेल जी को बनाया गया। मूल अधिकार समिति वल्लभ भाई पटेल। फिर झंडा समिति, नियम समिति और संचालन समिति, इन तीनों के अध्यक्ष याद रखना काफ़ी महत्वपूर्ण ये समितियां हैं। राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। यहाँ पे कभी कभी झंडा समिति का अध्यक्ष दे देता है जेबी कृपलानी, जो कि सरासर गलत है। याद रखना है कि जेबी कृपलानी झंडा समिति के अध्यक्ष नहीं थे। आगे फिर इसमें अल्पसंख्यक अधिकार समिति, अल्पसंख्यक अधिकारों के लिए याद रखना है, इसको भी वल्लभ भाई पटेल थे, अधिकारों के लिए लड़ते थे लोगों के। रियासत समिति राजेंद्र प्रसाद, 4 समितियों के राजेंद्र प्रसाद थे, एक रियासत, बाकी ये झंडा, नियम और संचालन, 3 ये समितियां। तो इसे आप ध्यान रखेंगे। अगला है इसमें प्रारूप समिति, काफ़ी महत्वपूर्ण, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि इसके अध्यक्ष BR अम्बेडकर। जानकारी के लिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि इसमें टोटल 7 सदस्य थे। इनको लेकर के अगर BR अम्बेडकर को हटा दें तो टोटल सदस्यों की संख्या 6 थी। अब देखिए इस जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे, इसका गठन कब किया गया था? तो डेट याद रखना है आपको 29 अगस्त 1947। काफ़ी जब महत्वपूर्ण पेपर बनाने होते हैं थोड़ा सा टफ लेवल के, तो डेट को इंक्लूड किया जाता है। तो डेट भी आपको याद करते हुए चलना है। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। अब गठन हो गए, बैठक हो गया, संविधान बनकर तैयार हो गया। तो अब संविधान में तैयार हो गए तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन कौन से नियम थे, किस किस देश से लिए गए, क्योंकि भारत में पहले भारत के ऊपर अंग्रेज़ों का शासन था। तो अंग्रेज़ों का जो रूल नियम था कुछ भारतीयों को अच्छा लगता था और कुछ अच्छा नहीं लगता था। तो उसी के तहत कुछ रूल जो उनके थे एक्सेप्ट किए गए अपने संविधान में। तो इससे प्रश्न आपके पूछे जाते हैं कि कौन कौन से स्रोत कहाँ कहाँ से लिए गए हैं। तो आइए अब उनको हम देखते हैं अपना। अब यहाँ से देखिए, जैसे भारतीय संविधान के स्रोत आपसे पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के स्रोत कहाँ से लिए गए हैं। एक चीज़ आप यहाँ से ध्यान रखेंगे कि संविधान जब बनकर तैयार होता था और बैठकें होती थी, 12 बैठकें टोटल हुई थी, तो एक सलाहकार के रूप में थे BN राव। ये नाम कई बार पूछा गया है कि संविधान निर्माण में संविधान सलाहकार कौन थे? तो BN राव, इनका नाम आपको याद रखना है। अब जब संविधान का जो स्रोत था आपको याद रखना है कि 1935 का जो भारतीय शासन अधिनियम काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 70% संविधान का हमारा जो भाग है यहीं से लिया गया है। तो क्वेश्चन पूछता है कितना लिया गया है, तो 70% भाग या 2/3 ये कह सकते हैं आप कि जो टोटल अगर हम मान लें कि संविधान का 3 भाग है तो 2 भाग जो हमारा प्रिपेयर्ड हुआ है 1935 का भारतीय शासन अधिनियम के तहत। एक फैक्ट आप याद रखें कि ये जो भारतीय शासन अधिनियम 1935 में आया था,
इसी के तहत हमारे देश से बर्मा अलग हुआ, जिसका पहला नाम रंगून हुआ करता था। बर्मा 1935 का भारतीय शासन अधिनियम के तहत ही अलग हुआ था। तो ये फैक्ट आपको एक याद रखना है, ये भी एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कभी कभी। फिर यहाँ से आपको ध्यान में रखना है कि अब ब्रिटेन, जिसे इंग्लैंड हम लोग कहते हैं आज, तो वहाँ से क्या क्या एक्सेप्ट किया गया है। तो देखिए, जो हमारे यहाँ संसदीय व्यवस्था, संसदों का इलेक्शन होता है, तो वहीं से एक्सेप्ट किया गया संसदीय शासन व्यवस्था। इसके बाद दूसरा है विधि का शासन। जो भी नियम कानून बनाए जाते हैं तो शासन रूल से किया जाता है, तो विधि का शासन वहाँ से लिया गया है। अब विधि के समझ क्षमता याद रखना है आपको। विधि के समझ क्षमता काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अमेरिका से रिलेट करेंगे तो अमेरिका से जो लिया गया है विधि के समझ संरक्षण लिया गया है, और ब्रिटेन से विधि के समझ क्षमता लिया गया है। फिर आप काफ़ी चर्चा में जानते हैं सिंगल सिटीजनशिप, याद रखना है सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता ब्रिटेन से। जबकि यहाँ ध्यान रखना है आपको कि अमेरिका में एकल नागरिकता नहीं होती है, दोहरी नागरिकता होती है। आपको मैंने बाद में उसको आगे चल के मैं बताऊँगा, सिंगल सिटीजनशिप और दोहरी नागरिकता कैसे अमेरिका में दोहरी है, भारत में क्यों सिंगल सिटीजनशिप है। इसके बाद पांचवा है विधि निर्माण की प्रक्रिया, कानून बनाने की प्रक्रिया भी ब्रिटेन से लिया गया है। तो इस तथ्य को आप ध्यान रखेंगे। अगला फिर इसमें है अब अमेरिका। अमेरिका से क्या क्या लिया गया, तो स्वतंत्र न्यायपालिका। हमारी जो न्यायपालिका होगी वो स्वतंत्र रूप से काम करेगी, उसके ऊपर किसी का इफेक्ट नहीं होगा। फिर है इसमें आगे न्यायिक पुनर्विलोकन। न्यायिक पुनर्विलोकन प्रक्रिया अमेरिका से ली गई है। और जो सबसे महत्वपूर्ण है याद रखना कि मूल अधिकार, फंडामेंटल जो राइट है अपना, ये लिया गया है अमेरिका से। फिर एक हमारे देश में उपराष्ट्रपति का पद होता है, ये लिया गया है अमेरिका से। और राष्ट्रपति का पद याद रखना है कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से। ठीक। फिर एक महत्वपूर्ण चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि हम भारत के लोग, वी आर द पीपुल ऑफ इंडिया, कहाँ से लिया गया है, ये अमेरिका से लिया गया है। तो इतना तथ्य आपको यहाँ से याद रखना है। काफ़ी ये महत्वपूर्ण तथ्य है, आप इसे एक बार ज़रूर कहीं ना कहीं इसे कॉपी पे अच्छे से नोट कर ले, ताकि रिवाइज करने में आपको आसानी। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है एक कि राष्ट्रपति के ऊपर जो महाभियोग की प्रक्रिया है, ये कहाँ से लिया गया है, तो ये भी अमेरिका से लिया गया है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण ये भी है। महाभियोग जो लगाया जाता है राष्ट्रपति को हटाने के लिए, अमेरिका से लिया गया है। अब तीसरे नंबर पे कनाडा से देखते हैं। कनाडा से आपको याद रखना है पहला नंबर की राज्यों में जो राज्यपाल की नियुक्ति होती है, कनाडा से लिया गया है। उपराष्ट्रपति अमेरिका से और राष्ट्रपति ब्रिटेन से लिया गया था। और संघ का स्वरूप, सेंट्रल लेवल पे जो वर्क होता है, तो ये कनाडा से लिया गया। और शेष शक्तियाँ केंद्र के पास होगी और केंद्र राज्य की तुलना में अधिक शक्तिशाली होगा। ये सब तथ्य जो है लिए गए हैं कनाडा से। अब आइए आगे देखते हैं आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है। आयरलैंड से देखिए, आपको पता है नीति निर्देशक तत्व जो 36 से 51 आर्टिकल में दिया गया है, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से। और आयरलैंड ने नीति निर्देशक तत्व कहाँ से एक्सेप्ट किया था, तो स्पेन से। ये भी आप याद रखेंगे। नीति निर्देशक तत्व काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार में अंतर पूछता है, जो मैं आगे आपको बताऊंगा। काफ़ी बेहद इम्पोर्टेंट है और रोचक भी है, जिसे आपको जानना चाहिए। और जापान से आप याद रखेंगे यहाँ पे कि जापान से क्या लिया गया है, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया है। अमेरिका से देखिए, मैंने आपको वहाँ पे अंतर समझाया था कि विधि के समान संरक्षण और विधि के समझ क्षमता कहाँ से लिया गया, तो ये दोनों में थोड़ा सा अंतर है, जिसे आपको याद रखना है कि एक अमेरिका से तो दूसरा ब्रिटेन से। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया, संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया होती है, आर्टिकल 368 याद रखना है आपको। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, कितने सब्जेक्ट हो गए हैं उसमें, 52 सब्जेक्ट होते हैं। संघ और राज्य सूची 1935 के भारतीय शासन अधिनियम से लिया गया है, ये याद रखना है। संघ और राज्य सूची 1935 के भारत शासन अधिनियम, जो मैंने आपको बताया कि 2/3 या 70% भाग संविधान का यहीं से लिया गया, और इसी के तहत बर्मा भारत से अलग हुआ था। आगे चलते हैं। इसमें जर्मनी से देखिए क्या क्या लिया गया है, तो राष्ट्रीय आपातकाल, आर्टिकल 352, 356 और 360 आपातकाल कहाँ से, जर्मनी से। तो ये सारे फैक्ट आपको एक बार ज़रूर पढ़कर कहीं ना कहीं इसे नोट कर ले, ताकि
आगे आप अगर कहीं एग्ज़ाम दें या कोई भी पेपर सॉल्यूशन सॉल्व करें क्वेश्चन पेपर, तो आपको ये सारे फैक्ट याद रखना चाहिए। इसका अगला नेक्स्ट पार्ट मैं लेकर आऊँगा और उसमें बाकी जितने फैक्ट बचे हैं सबको मैं बारी बारी से आपको अच्छे से समझाऊंगा। तो ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।